तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अपने बचपन से ही अशोक के मन में एक सपना था कि वह बड़ा होकर एक दिन लोको पायलट बने। धीरे धीरे उसने उस सपने को साकार बनाने का काम शुरू कर दिया। उसका लगभग दिन तो पढ़ाई में ही चला जाता, लेकिन जब उसे एक दिन पता चला कि उसे लोको पायलट के लिए सिलेक्ट किया गया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे अशोक अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने लगा, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में उसे वह काम काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस हुआ। बाद में धीरे धीरे उसे उस काम की आदत पड़ने लगी और अब ट्रेनिंग लेने के बाद वो काफ़ी अच्छे से लोको पायलट का काम करने लगा। एक दिन उसका रूट चेंज किया गया और उसके रूट का समय था सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के लगभग 10 बजे तक। भले ही इस काम में उसका काफ़ी टाइम ज़्यादा था, लेकिन उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। एक दिन की बात है, जब पहली बार उसने अपना रूट बदला था तो वो लोको पायलट बनने की जगह आज एक सुरक्षा कर्मी बना हुआ था। वह एक मालगाड़ी में सफ़र कर रहा था। उसका यह सफ़र फरीदाबाद से मुरली नगर के बीच ख़त्म होने वाला था। दोस्तों, आज अशोक नहीं जानता था कि उसके सामने कौन सी मुसीबतें जन्म लेने वाली हैं। अशोक अभी मालगाड़ी के सबसे पीछे वाले डिब्बे में बैठकर सुरक्षा में जुटा हुआ था। फिर अचानक से उसे शाम के लगभग 6 बजे मालगाड़ी के पीछे कोई भागता हुआ दिखा। यह सफ़र जितना आसान अब तक अशोक को लग रहा था, उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और खौफ से भरा हुआ साबित होने वाला था। और उस शाम जब अशोक कुछ समय के लिए अब उस मालगाड़ी की सुरक्षा में था तो उसे वो तेजस्वी आदमी मालगाड़ी के बिल्कुल पीछे पीछे भागते हुए दिखा। उस आदमी की रफ्तार मालगाड़ी की एकदम बराबर थी, जो अच्छे को हैरान कर देने वाली बात थी। इससे पहले अशोक ने किसी भी शख्स की इतनी तेज दौड़ नहीं देखी थी, लेकिन जब अशोक ने उसके कदमों की तरफ देखा तो वह पूरा ही हिल गया, क्योंकि इस बार उसने देखा कि उसके कदम यानी कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और तो और उसके पैर हवा में उड़ रहे थे। उस वक्त थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाया हुआ था, इस कारण अशोक उस आदमी को ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन अब उसे विश्वास हो चुका था कि यह कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। अशोक उस डिब्बे के अंदर पहुंच गया जहां पर बैठने का स्थान था। अशोक के पसीने छूट रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी काली ताकत को अपने पीछे भागते हुए देखा था। वह चुपचाप उसी बोगी के अंदर बैठा रहा। वह बोगी में पहुंचने के बाद पानी गटकने लगा। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने जो नज़ारा देखा वह असलियत में कोई काली ताकत थी, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया और वह इस बात को क्लियर करने के लिए वापस उस बोगी से बाहर निकल गया। और जब इस बार उसने चारों तरफ देखा तो अब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। दूर दूर तक जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था और 2 ट्रेन उस वक्त सुनसान पड़े रास्तों के अंदर से गुजर रही थी। अशोक को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी सी देर में वह काली शक्ति कहां पर गायब हो गई, लेकिन यह भी एक आम बात थी, क्योंकि वह तो एक काली शक्ति जो ठहरी। उस वक्त अशोक की हालत बद से बदतर होने लगी। जब वह जल्दी से इस मालगाड़ी से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन जब तक मालगाड़ी रुकती नहीं तब तक उसका मालगाड़ी से नीचे उतरना भी लगभग नामुमकिन था। धीरे धीरे रात होने लगी और अंधेरा अपनी चरम सीमा के साथ चारों तरफ अपनी छाया बिखेरने लगा। आसमान में सूरज की जगह चांद की रोशनी नजर आने लगी और ठंड ने भी अपना रूप जमाना शुरू कर दिया था। अशोक अपने कांपते शरीर के साथ अभी भी मालगाड़ी के सबसे लास्ट बोगी में ही था, क्योंकि उसे वहां पर सुरक्षा कर्मी के तौर पर आज के लिए रखा गया था और उसका मुख्य कारण था उसके करीबी दोस्त का बीमार होना। दरअसल उसका करीबी दोस्त उसी मालगाड़ी का एक सुरक्षा कर्मी था जो कुछ ही दिन पहले बीमार पड़ गया था, जिस कारण अपनी छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए अशोक को उसका काम करना पड़ा। मगर अशोक को इस चीज़ से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी। अशोक नहीं जानता था कि आने वाली रात उसके लिए किस तरीके का खौफ पैदा करने वाली है। उस दिन जब मालगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो अशोक तुरंत पास में बने एक दूसरी बोगी के अंदर दाखिल हुआ। उस डिब्बे के अंदर केवल और केवल सामान रखा हुआ था। वह उस सामान को पार करता हुआ तीसरी बोगी में पहुंच गया, लेकिन जब वह उस बोगी में पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब उस मालगाड़ी के अंदर जो काफ़ी सामान रखा हुआ था वह उस डिब्बे से गायब था। अशोक का पूरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी उस पर भारी पड़ने लगी। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इस मालगाड़ी का कुछ सामान चोरी हो गया है। वह जल्दी से भागता हुआ
टीटी के साथ संपर्क करने में लग गया। और जब टीटी उस बोगी के अंदर पहुंचा तो अशोक एकदम से कांप उठा, क्योंकि उसने देखा कि कुछ देर पहले उस बोगी के अंदर से सारा सामान एकदम गायब दिखाई दे रहा था। तो अब वह पूरी बोगी सामान से लथपथ थी। उस मालगाड़ी का वह टीटी अशोक को डांटने लगा, क्योंकि उसकी आयु अशोक से काफ़ी ज़्यादा थी। तभी अशोक ने घबराते हुए उस टीटी को सारी बात बताई। वैसे तो मालगाड़ी के अंदर टीटी की संख्या ना के बराबर होती है, लेकिन उस मालगाड़ी के अंदर सामान्य कुछ ऐसा था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुविधा रखी गई थी। मगर आज अशोक की ड्यूटी खत्म होने वाली थी, लेकिन ड्यूटी खत्म होने से पहले वह अभी भी उस लास्ट डिब्बे में बैठा हुआ था। तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई साहब, मालगाड़ी के डिब्बे नंबर 4 की चोरी हो गई है, जल्दी से आपको वहाँ पहुँचना होगा। हड़बड़ाहट के मारे अशोक जल्दी से उठा और उस डिब्बे की तरफ भागने लगा। मगर तभी उसे याद आया कि बोगी नंबर 4 के अंदर तो उन्होंने सामान रखा ही नहीं था। और जब अशोक वापस पीछे पलटा तो उसका शरीर एकदम से कांपने लगा, क्योंकि वहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं था और ना ही अशोक ने किसी का फेस देखा था। अब तो उसे पक्का विश्वास हो गया था कि सच में उसके पीछे कुछ मायावी शक्तियाँ पड़ी हैं, जो उसे बार बार उसे भ्रमित करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। और फिर अशोक ना चाहते हुए भी उस डिब्बे का दरवाज़ा बंद करने लगा। यह ज़रूर उसके नियमों के खिलाफ था, क्योंकि चौकीदार को अक्सर बाहर खड़ा होकर चारों तरफ के माहौल को सुरक्षित रखना पड़ता है। लेकिन जब सुरक्षाकर्मी ही सुरक्षित ना हो तो फिर भला वह किसकी मदद कर सकता है। उस दिन अशोक के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वह ना चाहते हुए भी उस डिब्बे को बंद करके उसके अंदर ही बैठ गया। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ किन्हीं भारी जूतों की लग रही थी, लेकिन अशोक की हिम्मत नहीं थी कि वह इस बोगी से बाहर निकलकर उन आवाज़ों को फॉलो कर सके। पर अशोक अभी भी किसी भीगी बिल्ली की तरह डरा समा उसी बोगी के अंदर बैठा रहा। थोड़ी ही देर के बाद किसी ने उस बोगी के दरवाजे को जोर से हिलाया। अशोक का अब क्या करे और क्या नहीं करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वह चाहता तो टीटी से संपर्क कर सकता था, लेकिन उसने पहले भी टीटी को परेशान किया था। उसने अपने हाथ में लोहे की एक रॉड उठाई और फिर धीरे धीरे आवाज़ों की तरफ बढ़ने लगा। और फिर उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मगर यह अशोक का एक भ्रम था, क्योंकि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और इस बार जब अशोक पीछे पलटा तो उसका शरीर थर-थर कांपने लगा, क्योंकि उसने देखा कि 4 काले कपड़े पहने कुछ लुटेरे मालगाड़ी की लास्ट खुली हुई बोगी में खड़े थे और उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। इस बात से अशोक जान चुका था कि ये सभी मालगाड़ी के सामान को लूटने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और तभी उसने अपनी रॉड से उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह लोहे की रॉड उन सभी के आर पार हो गई। और फिर अशोक भी समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं है, बल्कि कुछ मायावी शक्तियां हैं। और तभी उनमें से एक ने अशोक को पीछे की तरफ जोर से धक्का मार दिया। लिहाजा अशोक तुरंत उस मालगाड़ी से नीचे गिर पड़ा। मगर नीचे गिरने के बावजूद भी अशोक के शरीर पर कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि वो अपनी अच्छी किस्मत से घास पर गिरा था। और वह जल्दी से उठा और ट्रेन के टीटी से संपर्क करने लगा, लेकिन तब तक वहाँ से ट्रेन काफ़ी दूर जा चुकी थी। और फिर उसने टीटी से संपर्क किया और फिर उसे पूरी बात बताई। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, ये तुम्हारी आखिरी कुछ चंद सांसें हैं। और इस बार जब अशोक पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वही 4 लोग अभी भी उसके पीछे खड़े थे। अशोक यह समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम था कि आखिर वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। अशोक के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि उसे वहाँ से जल्दी भागना होगा। उसने भागते भागते टीटी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब उसका संपर्क भी टूट गया और साथ ही उसकी मुसीबतें भी अब बढ़ने लगी। वो जोर जोर से हाँफता हुआ किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक पीपल का विशालकाय पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे एक दीपक चमकता हुआ दिखाई दिया। वो जानता था कि उस पीपल के नीचे ज़रूर किसी न किसी भगवान की दिव्य मूर्ति रखी हुई है और उसी वजह से वहाँ दीपक जल रहा होगा। अशोक इसी उम्मीद को लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे चल पड़ा। और फिर जब वो उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। अशोक को लगा कि यह उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है, लिहाजा अशोक उस मंदिर से चिपक कर बैठ गया। वह जानता था कि यह काली शक्तियाँ अक्सर उस जगह जाने से कतराती हैं जहाँ पर भगवान का दिव्य मंदिर बना हुआ होता है।
कुछ देर के बाद ही वो चारों लोग उस जगह पर पहुंच गए और वह सभी अपनी भयानक आंखों से बार बार अशोक की तरफ देख रहे थे। शायद वे सभी आज अशोक को जान से मारने के इरादे से आए थे। अशोक को लगातार 4 घंटे तक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा, मगर आज वह लोग उसका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थे। वह सभी अभी भी पत्थर की मूर्ति की तरह उसी का इंतजार कर रहे थे, मगर आज अशोक भी अच्छे से जानता था कि इस दिव्य मंत्र के कारण ही वो काली बुरी शक्तियां उसके पास आने से कतरा रही थी। फिर अशोक को उन झाड़ियों के बीच कोई अपनी ओर आता हुआ दिखा। फिर अशोक ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसी के सहकर्मी लोको पायलट और टीटी थे। मगर अशोक इसके बावजूद भी उस पीपल के पेड़ से दूर नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ कोई भी छल हो सकता है। फिर जब वो सारे लोग उस पेड़ के नीचे पहुंचे, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि सच में वो उसी के सहकर्मी हैं। अशोक के पास पहुंचने के बाद उसने उन सभी को अपने साथ हुए इस पूरे हादसे के बारे में बताया। तब जाकर उन सभी ने बताया कि वह लुटेरों की एक टोली है जो 4 साल पहले किसी मालगाड़ी को लूटने की फिराक में थे, मगर पुलिस अधिकारी द्वारा उनको गोली मार दी गई। उसके बाद उनकी आत्माएं आज भी सुरक्षा कर्मियों को परेशान करती हैं। खैर दोस्तों, उस दिन उस पीपल के नीचे बने दिव्य मंदिर की वजह से अशोक की जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।